नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन के एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ दर्शन, जहां पर आपको चित्तौड़गढ़ के करंट अफेयर्स, चित्तौड़गढ़ का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के बारे में बताया जाएगा। वीडियो पूरा ध्यान से ज़रूर देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि 7 दिन में कम से कम आपको 2 जिला दर्शन के वीडियो है वो उपलब्ध करवाए जा सकें। पीछे हमारे कुछ अलग से वीडियो थे, उनको अपलोड करने के चक्कर में हम टाइम नहीं दे पाए थे। अब 2 वीडियो आपको 7 दिन में ज़रूर राजस्थान में जिला दर्शन की सीरीज़ के देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान जिला दर्शन। सबसे पहले बात की जाए चित्तौड़गढ़ के करंट अफेयर्स के बारे में। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान के उदयपुर संभाग का एक ज़िला है, चित्तौड़गढ़ ज़िला। चित्तौड़गढ़ की अगर बात की जाए तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन जनवरी से लेकर अब तक बने हैं उसके देखते हैं। चित्तौड़गढ़ किले को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 से नवाजा गया था। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कौन सा अवार्ड मिला है? बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम के दौरान राजस्थान टूरिज्म विभाग के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है सीपी यादव, जिनको केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा पुरस्कार दिया गया था। तो चित्तौड़गढ़ किले को पुरस्कार मिला है। ये अवार्ड मिलने से पर्यटन उद्योग को फायदा मिलेगा। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना है चित्तौड़गढ़ के लिए। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की है। जी हाँ, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की है। अधिकारियों को स्टेशन को वीरों की भूमि के त्याग, बलिदान और वीरता को ध्यान में रखते हुए इसकी पृष्ठभूमि और डिजाइन तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, जिनके द्वारा ब्रॉडगेज रेल लाइन पर पहली ट्रेन जो बड़ी सादड़ी उदयपुर सिटी उद्घाटन स्पेशल तथा वीडियो लिंक के माध्यम से रीवा उदयपुर सिटी स्पेशल एवं पश्चिम बंगाल के सिवड़ी सियालदह सिवड़ी मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं घोषणा की थी विश्व स्तरीय चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नॉन एमपीवी जिलों की श्रेणी में चित्तौड़गढ़ जिले को पुरस्कार मिला है। जी हां, राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण के विभिन्न पैमानों पर बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2019 से 21 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश ने परिवार कल्याण के संकेतकों में जबरदस्त सुधार है वो दर्ज किया था। राजस्थान की जो प्रजनन दर है 2.0 प्राप्त कर देश के अग्रणी राज्यों में राजस्थान है वो शामिल हो गया था। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई 2022 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य स्तरीय समारोह में ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। इस अवसर पर परिवार कल्याण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले जिलों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया था। वहीं अगर बात की जाए नॉन एमपीवी जिलों की श्रेणी में गंगानगर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के संजय कुमार श्रोत्रिय है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। जी हाँ, संजय कुमार श्रोत्रिय का संबंध है वो मूल रूप से चित्तौड़गढ़ से ही है। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनको नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। जो जयपुर रेंज के आईजी और 2013 बैच के प्रमोटी आईपीएस अधिकारी संजय कुमार श्रोत्रिय, जिनको राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का नया अध्यक्ष 14 फरवरी को नियुक्त किया था। मूल रूप से संजय है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। इससे पूर्व डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव इस संजय कुमार श्रोत्रिय के पद पर आसीन थे, जो 1 दिसंबर 2021 को 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो गए थे। तो भूपेंद्र यादव के पद त्याग देने के बाद में इस संस्था में आरपीएससी में कार्यवाहक अध्यक्ष ही काम कर रहे थे। तो पूर्णकालिक की नियुक्ति है वो संजय कुमार श्रोत्रिय के रूप में की गई थी, जो चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। वहीं अगर बात की जाए तो आरपीएससी के जो सदस्य है शिव सिंह राठौड़ को भी कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था, जिनका 29 जनवरी 2022 को कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद जो आरपीएससी के सदस्य जसवंत सिंह राठी को भी कार्यवाहक अध्यक्ष 30 जनवरी को बनाया गया था। इसके अलावा बात की जाए चित्तौड़गढ़ के इतिहास की। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ चित्रकूट दुर्ग के नाम पर चित्तौड़गढ़ जिले का नाम रखा गया था। चित्तौड़गढ़ पर सर्वप्रथम मौर्य वंश के अधिकार की जानकारी देखने को मिलती है। सर्वप्रथम मौर्य वंश का शासन था। मौर्य राजा चित्रांगद मौर्य ने चित्रकूट जो चित्तौड़गढ़ का निर्माण है वो कराया था। तो ये देखने को मिलता है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है वो किसने कराया था? चित्रांगद मौर्य के द्वारा निर्माण करवाया गया था।
बप्पा रावल ने 734 ईस्वी को मौर्य राजा मान को पराजित करते हुए चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था। चित्तौड़ का जो प्राचीन नाम है सिवी नगरी था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ पर गुहिल और सिसोदिया राजवंश का अधिकार रहा था। गुहिल राजवंश को विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश अगर की बात की जाए तो गुहिल को माना जाता है। गुहिल राजवंश के संस्थापक गुहादित्य गुहिल थे। गुहिल राजवंश की स्थापना 565 ईस्वी में हुई थी और राजधानी नागदा उदयपुर थी। गुहिल के पिता का नाम शिलादित्य और माता का नाम पुष्पावती था, ये आप सभी को पता है। गुहिल का जो पालन पोषण है वो कमलावती ने किया था। गुहिल राजाओं का राज तिलक है वो भीलों द्वारा किया जाता, तो मेवाड़ में भीलों द्वारा गुहिल राजाओं का राज तिलक किया जाता है। इसके अलावा मेवाड़ी राजाओं को हिंदुआ सूरज भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आते रहते हैं। मेवाड़ी राजाओं को राम का वंशज माना जाता है। अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ी राजा ईरान के बादशाह नौशक आदिल के वंशज भी माने जाते हैं, तो ये अबुल फजल के अनुसार है जो उत्पत्ति के मत दिए गए हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेवाड़ी राजा वल्लभी राजवंश से संबंधित है। चलिए बात की जाए बप्पा रावल की। जी हाँ, मेवाड़ में जो चित्तौड़गढ़ जो क्षेत्र है मेवाड़ के अंतर्गत आता है, जिसमें मेवाड़ में शासक हुए थे बप्पा रावल। मूल नाम था इनका कालभोज। इनके पिता का नाम नागादित्य था और इनके गुरु का नाम हारित ऋषि था। जी हाँ, हारित ऋषि के आशीर्वाद से इनका जो शासन है वो ज़्यादा टिका था। बप्पा रावल ने राजधानी नागदा बनाई थी और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ही गुहिल राजवंश को सर्वप्रथम संगठित भी बप्पा रावल के द्वारा किया गया था। इन्होंने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर भी बप्पा रावल ने बनाया था। एकलिंग जी को मेवाड़ का राजा और मेवाड़ी राजाओं को जो एकलिंग जी का दीवान कहते हैं। जी हाँ, ये ध्यान रखना। एकलिंग जी इनके आदेश है वो मानते हैं, मेवाड़ के शासक मानते थे। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। जी हाँ, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने चलाए थे। बप्पा रावल की सेना में 12,72,000 सैनिक शामिल थे। CV वैद्य ने इनको चार्ल्स मार्टल की भी संज्ञा दी है बप्पा रावल को। मेवाड़ी राजा जब कभी भी साम्राज्य से बाहर जाते तब एकलिंग जी से अनुमति लेते, जिसे आस्कां लेना भी कहते हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। बप्पा रावल 16 हाथ का दुपट्टा और 35 हाथ की धोती पहनते थे और 32 मन की तलवार रखते थे बप्पा रावल, ऐसी मान्यता है, दिया गया है। इसके अलावा रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल तथा कालभोज को अलग अलग व्यक्ति है वो रणकपुर प्रशस्ति में बताया है, तो प्रशस्ति के अनुसार भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। इसके अलावा बप्पा रावल की जो समाधि है वो नागदा उदयपुर में है। उसके बाद शासक बने थे मेवाड़ में अल्लट आलू राव, जिन्हें जाना जाता है। अल्लट ने आहड़ उदयपुर को राजधानी बनाई। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि आहड़ उदयपुर को राजधानी किसने बनाई? अल्लट ने बनाई। अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। ये राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था जो हूण राजकुमारी हरिया देवी से अल्लट के द्वारा विवाह किया गया था। भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से 305 ईसा पूर्व में किया था, जो भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। राजस्थान का अगर पूछ लिया जाए तो हरिया देवी वाला विवाह है जो अल्लट ने किया था हूण राजकुमारी से। इसके अलावा अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन अगर किसने किया है तो अल्लट ने किया था मेवाड़ में, और अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इसके बाद जो शासक बने थे शक्ति कुमार, इनके समय परमार राजा भोज ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। राजा भोज ने मेवाड़ जीतने के बाद समदेश्वर मंदिर का भी निर्माण है वो करवाया था राजा भोज ने। राणा मोक्कल ने समदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण है वो राणा मोक्कल के द्वारा करवाया गया था। इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं। उसके बाद शासक बने थे जैत्र सिंह, जिनका शासनकाल 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक रहा था। जैत्र सिंह ने सर्वप्रथम चित्तौड़ को राजधानी बनाई। ये ध्यान रखना, चित्तौड़ को सर्वप्रथम राजधानी बनाई गई थी जैत्र सिंह के द्वारा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इनका जो शासनकाल है वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल जैत्र सिंह के काल को मानते हैं। जैत्र सिंह ने 1222-23 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को पराजित किया था। इस युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी द्वारा रचित हमीर मद मदन नामक ग्रंथ से मिलती है। तो ये जय सिंह सूरी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हमीर मद मर्दन, जिसमें जानकारी मिलती है कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को जैत्र सिंह ने पराजित किया था। बालक और मदन जैत्र सिंह के सेनापति थे। इसके बाद शासक बने थे तेज सिंह, जो जैत्र सिंह के पुत्र थे। इनका शासनकाल 1253 से 1269 ईस्वी तक रहा था और तेज सिंह के समय ही मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत हुई थी। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा।
1260 ईस्वी का जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है वो मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ था, जिसके चित्रकार कमल चंद्र थे। राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी का दस्यव कालिक सूत्र चूर्णी जो जिनभद्र सूरी भंडार जैसलमेर से मिला था। तेज सिंह ने 1254 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान बलबन को भी हराया था। तेज सिंह ने उमापति, प्रौढ़पति, वरलब्ध आदि कई उपाधियाँ इन्होंने धारण की थी। इन्हें परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि भी इनको मिली थी। उसके बाद शासक बने थे समर सिंह, जिनका शासनकाल 1269 से 1302 ईस्वी तक रहा था। तेज सिंह के पुत्र थे समर सिंह। इन्हें तुर्कों का संहारक, समर सिंह को तुर्कों का संहारक, गुजरात का उद्धारक राजा भी कहते हैं। इनके पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल में रावल शाखा की स्थापना की थी। जो समर सिंह के पुत्र थे कुंभकर्ण, इन्होंने रतन सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था समर सिंह ने। उसके बाद रावल रतन सिंह जो शासक बने थे, 1302 से 1303 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। समर सिंह के पुत्र थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह जो रावल शाखा के अंतिम राजा थे। रानी पद्मिनी रतन सिंह की प्रिय रानी थी। आप सभी को पता है, कथा आपने ज़रूर सुनी होगी, फिल्मों के माध्यम से भी देखा होगा। पद्मिनी का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी भाषा में पद्मावत ग्रंथ में किया था, तो इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। पद्मावत 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के समय लिखी गई थी। पद्मिनी जो सिंगल देश की श्रीलंका की राजकुमारी थी और पद्मिनी के पिता का नाम गंधर्वसेन था, माता का नाम चंपावती था। तोता जो हीरामन तोता, आप ज़रूर याद रखिएगा, जो इंसानी भाषा में बात करने वाला तोता था। चाचा, पद्मिनी के चाचा का नाम गोरा था और भाई का नाम बादल था। आपको बता दें कि गोरा बादल का जो महल है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। गोरा बादल की जो चौपाई है वो हेमरत्न सूरी के द्वारा लिखी गई है। राघव चेतन जो रतन सिंह का पंडित था, जो नाराज होकर अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गया था, आपने मूवी में ये ज़रूर देखा होगा और किताब में भी आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा है वो 1303 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जीत गए, यानी अलाउद्दीन खिलजी उसमें जीत गए थे और रतन सिंह हार गए थे। रानी पद्मिनी ने 1500 रानियों के साथ जौहर किया था, जो राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है। ये राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर था। इस आक्रमण का जो वर्णन है अमीर खुसरो जो तोताए हिंद ने अपने खजाइन उल फुतुह में इसका जिक्र भी किया है। चित्तौड़गढ़ का जो पहला शाखा 1303 ईस्वी में हुआ था। गोरा बादल के नेतृत्व में इसमें केसरिया हुआ। ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा था और गोरा बादल रतन सिंह के सेनापति थे। अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया गया था। इस बात की जानकारी धाइबा पीर दरगाह अभिलेख से मिलती है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का शासन जो प्रबंध मालदेव मुछाला को सौंप दिया था। मालदेव कानड़ देव का भाई था, ये आप। इसके बाद मेवाड़ में चित्तौड़ के शासक बने थे राणा हमीर, जिनका शासनकाल 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक रहा था। हरि सिंह के पुत्र थे राणा हमीर। इनके दादाजी लक्ष्मण सिंह जो चित्तौड़ के प्रथम युद्ध में अपने 7 पुत्रों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। 1303 से लेकर 1326 ईस्वी तक चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के वंशजों का अधिकार रहा था। इसके अलावा अगर बात की जाए राणा हमीर की, तो राणा हमीर को सिसोदिया वंश का संस्थापक माना जाता है। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक राजा भी कहते हैं, तो इनकी उपाधि आप जरूर याद रखिएगा। खास तौर पर इनको विषम घाटी का पंचानन, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इनको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी का पंचानन कहते हैं। युद्ध में सिंह के समान, जिसकी अर्थ होता है विषम घाटी का पंचानन कहा जाता है। रसिक प्रिया टीका में इनको वीर राजा की उपाधि दी गई है। इन्होंने चित्तौड़ में बाण माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। बाण माता जो सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। राणा खेता जो 1364 ईस्वी से 1382 ईस्वी तक शासनकाल राणा खेता का रहा था। इनके समय मेवाड़ मालवा का संघर्ष प्रारंभ हुआ था और इनको हाड़ौती के हाड़ा राजाओं का दबाने का श्रेय जाता है। इसके बाद राणा लाखा जो लक्ष्य सिंह जिसे कहा जाता है, 1382 से लेकर 1421 तक राणा लाखा का शासनकाल रहा था। राणा खेता के पुत्र थे राणा लाखा। राणा लाखा के समय जावर उदयपुर में चांदी की खानें निकली थी, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण इनके समय में करवाया था, तो पिछोला झील। इन्होंने मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से राणा लाखा ने विवाह किया था। हंसाबाई मारवाड़ के राव चूड़ा की पुत्री है। हंसाबाई वाली स्टोरी आप सभी को पता होगी। हंसाबाई का जो भाई है रणमल अपनी बहन के साथ मेवाड़ आ गया था, मतलब रिश्ता जो राणा लाखा के पुत्र के लिए लाया था, लेकिन बाद में आपने स्टोरी आप सभी को पता है। फिर बाद में हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ हो जाता है। जब कभी भी अपनी बहन के साथ ससुराल जाता था हंसाबाई का भाई रणमल, तो उसे ओलुंदा का कहते हैं, मतलब जब भी किसी
दुल्हन का भाई ससुराल जाता है तो उसे ओलुंदा कहा जाता है। धनेश्वर भट्ट एवं झोटिंग भट्ट इनके दरबारी कवि थे। इनके पुत्र कुंवर चूड़ा ने राजपाट छोड़ दिया था, इसलिए इनको मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहते हैं। उसके बाद शासक बने थे राणा मोकल। 1421 से लेकर 1433 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। राणा मोकल जो राणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र थे, इन्होंने चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। कैलाशपुरी में भी इन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा बनाया था। राणा मोकल ने मन्ना फन्ना विसल इनके दरबारी शिल्पी थे। योगेश्वर भट्ट इनके दरबारी कवि थे राणा मोकल के। राणा खेता के जो पासवान के पुत्र चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी थी। जिलवाड़ा का जो युद्ध हुआ था 1433 ईस्वी में उदयपुर के अहमद शाह और राणा मोकल के मध्य लड़ा गया, जिसमें अहमद शाह की विजय हुई थी। अहमद शाह गुजरात के शासक थे। युद्ध के समय राणा मोकल की हत्या का होने पर जो युद्ध का नेतृत्व है वो रानी कमलावती के द्वारा किया गया था और इस युद्ध में रणमल राठौड़ ने मेवाड़ियों का साथ दिया था। उसके बाद शासक बने थे महाराणा कुंभा। जी हाँ, जिनका शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी तक रहा था। कुंभकर्ण के नाम से भी इनको जाना जाता था। इनके पिता मोकल और माता का नाम सौभाग्य देवी था, जो मेवाड़ वंश के प्रतापी शासक थे। रणमल राठौड़ ने मेवाड़ में वीर सेनापति राघव देव की हत्या कर दी थी और राणा कुंभा ने भारमली के सहयोग से रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी थी। तो भारमली के सहयोग से महाराणा कुंभा द्वारा रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी गई थी। राणा कुंभा को मेवाड़ का महानतम शासक माना जाता है। कुंभा की कुछ उपाधियां भी है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। अभिनव भट्टाचार्य जो संगीत के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया था, संगीत के क्षेत्र में, इसलिए इनको अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम शासकों द्वारा इनको हिंदू सुल्तान की उपाधि भी दी गई थी। राजनीति में दक्ष होने के कारण राजगुरु इनको उपाधि मिली थी। दुर्गों का निर्माण करवाने के कारण इन्हें हाल गुरु और राजाओं में श्रेष्ठ होने के कारण परम गुरु की उपाधि महाराणा कुंभा को मिली हुई थी। महाराजा रिधिराज जो राजाओं का राजा, इसके अलावा नंद नंदीश्वर शैव धर्म का उपासक होने के कारण दान गुरु, चाप गुरु जो धनुष विद्या में उत्कीर्ण है, इनके कारण इनको कहा गया है। इसके अलावा धीमान जो बुद्धिमान, निर्भय निडर, राणो रासो जो साहित्य के क्षेत्र में इनको निपुण होने के कारण राणो रासो की उपाधि है इनको मिली थी। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कुंभा द्वारा जो निर्मित मुख्य दुर्गों में कुंभलगढ़ जो राजसमंद में स्थित है, अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू सिरोही में है, बदनौर का किला भीलवाड़ा में बनाया था। इसके अलावा बसंती दुर्ग जो सिरोही में, भोमट का दुर्ग उदयपुर में। तो ये प्रमुख दुर्ग है वो महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए थे। कुंभा के समय प्रमुख विद्वान भी हुए थे, जिसमें सोमदेव सूरी जो जैन आचार्य और कुंभा के गुरु थे, सोमदेव सूरी, हीरानंद सूरी ये जैन आचार्य और कुंभा ने इनको कवि राजा का खिताब दिया था। आशानंद ये भी कुंभा के दरबार के प्रसिद्ध पुराणवाचक थे। आशानंद। कान्हा व्यास ये कुंभा के सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि थे। कान्हा व्यास ने एकलिंग मातम्य नामक ग्रंथ लिखा था। रमाबाई ये कुंभा की पुत्री थी जो वागीश्वरी नाम से प्रसिद्ध है। तो ये वागीश्वरी नाम आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। रमाबाई का नाम है वो वागीश्वरी नाम से जाना जाता है। अत्रि भट्ट ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। अत्रि भट्ट। महेश भट्ट इन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना को पूर्ण किया था, यानी शुरुआत अत्रि भट्ट के द्वारा की गई थी और पूर्ण महेश भट्ट के द्वारा किया गया था। मंडन कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी थे मंडन। इसके अलावा नाथा जो मंडन के भाई थे, जिन्होंने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद एवं ईश्वर ये मंडन के पुत्र थे। गोविंद ने कलानिधि, द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की थी। जैता नापा पोमा पुंजा ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के शिल्पकार थे। सारंग व्यास ये कुंभा के संगीत गुरु थे। सारंग व्यास। कुंभा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ की अगर बात की जाए तो संगीत राज जो ग्रंथ है, जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसके 5 भाग है संगीत राज के, कुंभा ने लिखा था। संगीत रत्नाकर टीका ये भी कुंभा ने लिखा था। संगीत सुधा, कामराज रतिसार ये सारी कुंभा की रचनाएं हैं। सूड प्रबंध, गीत गोविंद टीका, चंडी शतक टीका, काम प्रबोध और हरिवर्तिका ये कुंभा की प्रमुख रचनाएं हैं। सारंगपुर का युद्ध, युद्धों की अगर बात की जाए तो 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य। महमूद खिलजी जो मालवा के राजा थे, इनके मध्य युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कुंभा की विजय हुई थी। कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। विजय स्तंभ 222 फीट ऊंचा और 9 मंजिला है। महमूद खिलजी प्रथम ने मालवा में भी 7 मंजिला विजय स्तंभ बनाया था।
इसके बाद जो अगर चंपानेर की संधि की बात की जाए तो गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन और मालवा के राजा महमूद खिलजी के मध्य 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि हुई थी। संधि का एक ही उद्देश्य था कुंभा को पराजित करना। फिर हुआ बदनौर का युद्ध 1457 ईस्वी में। यह युद्ध कुंभा और कुतुबुद्दीन ऐबक मालवा के महमूद खिलजी के मध्य लड़ा गया था। इसके अलावा इसमें राणा कुंभा की विजय हुई थी। इसमें इसी विजय की स्मृति में कुंभा ने कुशाला माता का मंदिर है वो बदनौर भीलवाड़ा में बनाया था। कटारगढ़ कुंभलगढ़ नामक स्थान पर कुंभा के जो पुत्र है उदयकर्ण ने कुंभा की हत्या कर दी थी। फिर राणा रणमल अगर बात की जाए तो ये कुंभा के पुत्र थे। 1473 से 1509 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह रायमल के साथ तय कर दिया था। जी हाँ, श्रृंगारी देवी ने चित्तौड़गढ़ में गोशुंडी बावड़ी का निर्माण किया था। रायमल है राणा रायमल जो कुंभा के पुत्र थे। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह रायमल के साथ किया था। श्रृंगारी देवी ने चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। यहाँ से प्राप्त गोसुंडी शिलालेख में वैष्णव भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। रायमल ने मेवाड़ में कृषि को प्रोत्साहन दिया था। उसके बाद पृथ्वीराज सिसोदिया ये राणा रायमल के पुत्र थे, बड़े पुत्र थे और इतिहास में इनको उड़ना राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है उड़ना राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया जो रायमल के पुत्र थे। टोडा के राजा सूरजभान की पुत्री ताराबाई से रायमल का विवाह हुआ था। इसके अलावा जो पृथ्वीराज सिसोदिया का विवाह हुआ था और सिरोही के राजा जगमाल देवड़ा जिनके द्वारा जहर देने से पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु भी हो गई थी। कुंभलगढ़ जो राजसमंद में स्थित है दुर्ग जिसमें 12 खंभों की छतरी बनी हुई है पृथ्वीराज सिसोदिया की और इनकी छतरी का जो शिल्पी है वो घषण पन्ना था। उसके बाद संग्राम सिंह जो राणा सांगा शासक बने थे। 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। राणा सांगा के पिता का नाम रायमल और माता का नाम रतन कुंवरी था। इन्हें हिंदूपात के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनकी उपाधि है, ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आता है। इनको सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। इनके शरीर पर 80 घाव थे। युद्ध लड़ा था इन्होंने, 80 घाव इनके शरीर पर आ गए थे, इसलिए इनको सैनिकों का भग्नावशेष भी कहते थे। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राणा सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार बैठा करते थे। खातौली के युद्ध की अगर बात की जाए तो खातौली का युद्ध जो 1517 ईस्वी में कोटा में हुआ था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। तो राणा सांगा युद्ध जीते थे। इसके अलावा बाड़ी का जो युद्ध हुआ था 1518 धौलपुर में, यह युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। इसमें भी राणा सांगा की विजय हुई थी। इब्राहिम लोदी की सेना का नेतृत्व सेनापति मियाँ मक्खन ने किया था। फिर हुआ गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में झालावाड़ में राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य लड़ा गया जिसमें सांगा फिर से विजयी हो गए थे। 1520 ईस्वी में राणा सांगा ने गुजरात के राजा मुजफ्फर शाह द्वितीय को भी पराजित किया था। इसके अलावा बयाना का जो युद्ध हुआ था भरतपुर में 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध लड़ा गया था जिसमें राणा सांगा एक बार फिर से विजयी हो गए थे। बाबर की सेना का नेतृत्व मेहंदी ख्वाजा के द्वारा किया गया था। फिर खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 भरतपुर, राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया। इसमें राणा सांगा हार गए थे और बाबर की इसमें विजय हुई थी। बाबर की जीत का जो मुख्य कारण कहा जाता है वो तुगलमा युद्ध पद्धति है जिसमें बारूद और तोपों का प्रयोग इन्होंने किया था बाबर ने। राणा सांगा की हार का कारण परंपरागत युद्ध पद्धति अपनाया जा सकता है। यह युद्ध राजस्थान के इतिहास का निर्णायक युद्ध था। पाती पर्वन जो युद्ध में लड़े जाने से पूर्व राजाओं को आमंत्रित करना जिसे पाती पर्वन के नाम से जानते हैं। राणा सांगा ने खानवा युद्ध से पूर्व राजपुताने के सभी राजाओं को आमंत्रित किया था जिसमें निम्न राजाओं ने भाग लिया था जिसमें बीकानेर के कल्याणमल, राव कल्याणमल और बूंदी के नारायण दास। इसके अलावा मारवाड़ के मालदेव इसमें शामिल हुए थे। मेड़ता के रायमल राठौड़, आमेर के पृथ्वीराज कचवाहा और डूंगरपुर के उदय सिंह, सिरोही के अखेराज और सादड़ी के झालाजा और चंदेरी के मेदिन राय इसमें शामिल हुए थे। राणा सांगा का जो मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती था, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। सिलारी तंवर को राणा सांगा ने बाबर से वार्तालाप करने के लिए नियुक्त किया था जिसे सांगा को धोखा दिया था जिसने बाबर ने खानवा युद्ध लड़ने से पूर्व मुसलमानों पर लगने वाला तमका नामक कर को हटा दिया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी और इस युद्ध को खानवा के युद्ध को जिहाद का युद्ध की संज्ञा दी थी बाबर के द्वारा। खानवा के युद्ध में घायल होने के कारण राणा सांगा का जो मुकुट है वो जाला अज्जा ने पहनकर युद्ध जारी रखा था। राणा सांगा जो मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती था।
घायल होने पर राणा सांगा को अखेराज की देखरेख में बसवा नामक स्थान पर लाया गया था, जहां पर कालपी नामक स्थान पर राणा सांगा को जहर देने से उनकी मृत्यु हो गई थी। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। बसवा दौसा में राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। बाबर और राणा सांगा के बीच पीली नदी सीमा का निर्धारण किया गया, जो बयाना भरतपुर में स्थित है। खानवा युद्ध से पूर्व मोहम्मद शरीफ नामक ज्योतिषी ने घोषणा की थी कि बाबर की इस युद्ध में पराजय होगी, जो कि जीत हो गई थी, उनकी जो भविष्यवाणी फैल हो गई। उसके बाद शासक बने थे मेवाड़ में चित्तौड़ के राणा रतन सिंह द्वितीय। 1528 से 1531 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। राणा सांगा के पुत्र थे और इनकी जो माता का नाम धनबाई था। बूंदी के राजा सूरजमल के साथ शिकार करते हुए आपसी झगड़े में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद राणा विक्रमादित्य शासक बने थे। राणा सांगा के पुत्र और इनकी जो माता का नाम कर्मावती था। रानी कर्मावती ने विक्रमादित्य को राणा बनने हेतु रणथंभौर का दुर्ग है वो बाबर दे दिया था। कर्मावती ने रणथंभौर दुर्ग में अधूरी छतरी का निर्माण करवाया। राणा विक्रमादित्य ने मीराबाई को जहर देकर मारने के प्रयास भी किए थे। 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेज के सहायता मांगी थी, लेकिन हुमायूं ने सहायता नहीं की थी। कर्मावती ने बहादुर शाह से संधि के तहत रणथंभौर दुर्ग तथा चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां सौंप दी थी। चित्तौड़ का जो दूसरा साका हुआ था 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वारा रूमी खां के नेतृत्व में। जौहर हुआ था रानी कर्मावती और जवाहर बाई के नेतृत्व में। और केसरिया किया गया था रावत बाग सिंह के नेतृत्व में देवलिया प्रतापगढ़ में। पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। पन्नाधाय, जो आपने सब जरूर इनकी कहानी सुनी होगी, गौरवशाली। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करते हुए बनवीर से जो उदय सिंह को बचाया था। बनवीर से पन्नाधाय इतिहास में स्वामी भक्त एवं बलिदान के नाम से जानी जाती है। बनवीर ने मेवाड़ पर लगभग 6 महीने तक शासन किया था। राणा उदय सिंह द्वारा बनवीर की फिर हत्या करवा दी गई थी। फिर बने थे राणा उदय सिंह, जो मेवाड़ के शासक। 1537 से 1572 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। ये राणा सांगा के पुत्र थे। अखेराज सोनगरा की सहायता से कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह सूरी फरीद के मेवाड़ आने पर राणा उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। और अफगानों जो शेर शाह की अधीनता स्वीकार करने वाला, जी हाँ, मेवाड़ का पहला शासक बने थे राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी को उदयपुर नगर बसाया था। 12 मई 1459 को रावजोधा ने जोधपुर नगर बसाया था। और 1659 ईस्वी में दोराई का जो युद्ध हुआ था, जिसमें दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुआ था। राजस्थान में उदय सिंह पहला शासक था जिसने छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। दूसरा शासक था रावचंद्र सेन और तीसरा शासक महाराणा प्रताप को माना जाता है। राणा उदय सिंह का जो बड़े पुत्र थे शक्ति सिंह, जो नाराज होकर अकबर के पास चले गए थे। अकबर और राणा उदय सिंह के मध्य नाराजगी का जो कारण था वो बाज बहादुर और जयमल राठौड़ था। बाज बहादुर मालवा का शासक था और जयमल राठौड़ मेड़ता के राजा थे। दोनों भागकर राणा उदय सिंह के शरण में आ गए थे। फिर हुआ चित्तौड़ का जो तीसरा साका 1568 ईस्वी में आक्रमण किया था बादशाह अकबर द्वारा। जौहर किया गया फूल कंवर के नेतृत्व में। केसरिया हुआ जयमल राठौड़, वीर कल्ला राठौड़, फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में केसरिया किया गया। और इस युद्ध में वीर कल्ला राठौड़, जिन्हें 4 हाथों वाले देवता के रूप में ये प्रसिद्ध हो गए थे। अकबर ने इस युद्ध के बाद फतेहनामा जो कत्लेआम जारी करवाया था। और अकबर ने संग्राम नामक बंदूक के माध्यम से जयमल राठौड़ पर गोली चलाई थी। उसके बाद अकबर ने जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की जो मूर्तियां हैं वो आगरा के दुर्ग में स्थापित करवाई है, जिसको अंग्रेज़ों ने तुड़वा दी थी। बीकानेर के शासक राय सिंह, जिन्होंने सूरजपोल के पास जयमल और फत्ता की सिसोदिया की मूर्तियां गजारूढ़ जूनागढ़ दुर्ग में स्थापित करवाई थी बीकानेर के महाराजा राय सिंह के द्वारा। राणा उदय सिंह और अकबर की लौटती हुई सेना के मध्य 1568 ईस्वी में पिंडली का युद्ध हुआ था। चित्तौड़ में ये लड़ा गया था। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा उदयपुर में राणा उदय सिंह का देहांत हो गया था। राणा उदय सिंह ने अपनी पत्नी धीरबाई के कहने पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था। जगमाल 1583 ईस्वी में सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा से दंतानी का युद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। शक्ति सिंह अकबर की सेवा में चले गए थे और जिसने हल्दी घाटी युद्ध के समय राणा प्रताप का साथ भी दिया था। फिर राणा प्रताप, जो प्रताप सिंह प्रथम 1572 से 1597 ईस्वी तक शासनकाल इनका रहा था। महाराणा प्रताप आप सभी ने जरूर सुना होगा, उदय सिंह के पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को जूनी कचहरी बादल महल में हुआ था।
बादल महल आप सभी को पता है कहाँ पर स्थित है, कटारगढ़ कुंभलगढ़, जो राजसमंद जिले में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था, पत्नी अजबदेव पंवार थी और पुत्र का नाम इनका अमर सिंह प्रथम था। इनके बचपन का नाम कीका कहा जाता है। जी हाँ, महाराणा प्रताप को बचपन में कीका नाम से भी जानते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हुए हैं। इसके अलावा भीलों में छोटे बच्चे को कीका कहते हैं। कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा इनको पाथल की उपाधि भी प्रदान की है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां हैं, जिसमें मेवाड़ केसरी, भारत का वीर पुत्र, हल्दी घाटी का शेर, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। वहीं अगर बात की जाए तो महाराणा प्रताप के गुरु का नाम राघवेंद्र था। इनका जो दरबारी कवि चक्रपाणी मिश्र था। और प्रताप जयंती जो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो 28 फरवरी 1572 ईस्वी को 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा उदयपुर में हुआ था। ग्वालियर राजा मान सिंह और अखेराज सोनगरा की सहायता से महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक संपन्न हुआ था। इनके राज्याभिषेक समारोह का आयोजन कुंभलगढ़ दुर्ग में आयोजित किया गया था और इनके राज्याभिषेक समारोह में मारवाड़ के राव चंद्रसेन उपस्थित थे। इसके अलावा इनके राज्याभिषेक के समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को मुगलों से आज़ाद करवाने की कसम खाई थी। अकबर के द्वारा जो महाराणा प्रताप को समझाने हेतु 4 शिष्टमंडल या दूत भेजे गए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। जलाल खां, जमा भट्टो, याद रखना शॉर्ट ट्रिक, जमा भट्टो यानी जलाल खां सितंबर 1572 ईस्वी में ये भेजा गया था समझाने के लिए अकबर को। मान सिंह प्रथम जिनको जून 1573 ईस्वी में भेजा गया था। इसके अलावा भगवंत दास जिनको अभी सितंबर 1573 में, और टोडरमल को दिसंबर 1573 में भेजा गया था। इसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध की अगर बात की जाए तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को खमनोर राजसमंद में राणा प्रताप और मान सिंह प्रथम के मध्य लड़ा गया था। अकबर का जो मुस्लिम सेनापति था आसफ खां, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। महाराणा प्रताप का जो भील सेनापति पूंजा भील। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो अनिर्णित रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। इसमें कई सोर्सेज इसमें दिए गए हैं। अकबर के सैनिक मेहतर खां ने मुगल सेना में जोश बढ़ाने के लिए अकबर के युद्ध में आने की अफवाह फैला दी थी, जिसे मुगल सेना में क्रांति आ गई। महाराणा प्रताप के युद्ध में घायल होने पर झालाबिदा ने मुकुट पहनकर युद्ध को जारी रखा था। और हल्दी घाटी के युद्ध में हाथियों का युद्ध भी हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है। राम प्रसाद जो महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय हाथी था, जिसको मुगल सैनिकों ने पकड़ लिया और अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। रहबर ये अकबर के घोड़े का नाम था। लूणा जो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। इसके अलावा मर्दाना जो मान सिंह का हाथी था। गजमुक्ता ये आसफ खां का हाथी था। नाटक ये शक्ति सिंह का हाथी था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आप सभी को पता है चेतक नाम था। जी हाँ, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। हवाई या सवाई जो अकबर के हाथी का नाम था। इसके अलावा चेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था उसकी समाधि बलीचा उदयपुर में बनी हुई है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। चेतक छाप सीमेंट है, ये भी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। चेतक मालानी नस्ल का प्रसिद्ध घोड़ा था। हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप का मुस्लिम सेनापति था। हकीम खां सूरी सांप्रदायिक सद्भावना के लिए हकीम खां सूरी पुरस्कार दिया जाता है, जिसका मकबरा खमनोर राजसमंद में बना हुआ है हकीम खां सूरी का। हसन खां मेवाती ये महाराणा सांगा का मुस्लिम सेनापति था। हसन खां मेवाती। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली भी कहा है। हल्दी घाटी को हाथियों का युद्ध, रक्त तलाई का युद्ध भी कहते हैं। अब्बुल फजल के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध के नाम की उपमा दी है। खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। गोगुंदा की पहाड़ी से बेड़च नदी का उद्गम होता है। बदायूनी ने इस युद्ध में राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था। बदायूनी जो अकबर का दरबारी इतिहासकार था और हल्दी घाटी के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी गवाह था, जिसने मुंतखब उल तवारीख नामक ग्रंथ लिखा था। फिर आवरगढ़ उदयपुर की अगर बात की जाए तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के द्वारा बनाई गई अस्थायी राजधानी थी आवरगढ़ उदयपुर। अकबर ने महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेरने के लिए मुगल थाने स्थापित करवाए थे। इसके अलावा जो मुगल थाने थे देवारी उदयपुर में, देवल डूंगरपुर, दिबेर राजसमंद और देसूरी पाली में थे। फिर हुआ था कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 ईस्वी में। जी हाँ, कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 ईस्वी में जो राजसमंद में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति शाहबाज खां के मध्य लड़ा गया था, जिसमें शाहबाज खां की विजय हुई थी। शाहबाज खां एकमात्र ऐसा आक्रमणकारी था जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता था। दिवेर का युद्ध ये 1582 ईस्वी में युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति सुल्तान खां के मध्य। युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम और सुल्तान खां के साथ जगन्नाथ कछवाहा थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप और अमर सिंह की विजय हुई थी।
कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, मेवाड़ का मैराथन है, दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। चावंड उदयपुर, जिसमें 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी भी बनाया था। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में चावंड में महाराणा प्रताप का देहांत भी हो गया था। इसके अलावा बारडोली, जो उदयपुर में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी मांडल भीलवाड़ा में स्थित है और स्मारक बसवा दौसा में बना हुआ है। अजब देव पंवार, महाराणा प्रताप की पत्नी, जिन्होंने संकटकालीन परिस्थितियों में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। महाराणा प्रताप के जो राणा के रूप में चित्तौड़ तथा मांडलगढ़ दुर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर पाए। मचीन उदयपुर, जहाँ पर एक गुफा है जिसमें महाराणा प्रताप की सेना ठहरती थी। मायरा, जो महाराणा प्रताप का शास्त्रागार था। उसके बाद मेवाड़ के शासक बने थे महाराणा अमर सिंह प्रथम। 1597 से लेकर 1620 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह प्रथम। इनका जो राज्याभिषेक है वो चावंड उदयपुर में हुआ था। हरावल प्रतियोगिता, जिसका आयोजन 1599 ईस्वी में किया गया था। अमर सिंह के समय चूड़ावत और शक्तावत के मध्य हुई थी हरावल प्रतियोगिता, जिसमें शक्तावतों की विजय हुई थी। हरावल जो सेना का अग्र भाग होता है, जी हाँ, आगे की जो सेना होती है उसके भाग को हरावल कहा जाता है, और पीछे का जो सेना है, सेना का पिछला भाग, जिसके चंद्रावल कहते हैं। चूड़ावत सेना का नेतृत्व के लिए जैत्र सिंह और शक्तावतों का नेतृत्व बल्लू ने किया था। जहांगीर ने मेवाड़ को अधीन करने के लिए 6 सैनिक अभियान है वो जहांगीर के द्वारा भेजे गए थे। प्रथम अभियान शहजादा परवेज के नेतृत्व में, दूसरा महावत खां के नेतृत्व में, तीसरा अभियान अब्दुल्ला खां के, चौथा अभियान राजा वासु के नेतृत्व में भेजा गया था, पांचवा अजीत कोका के, और छठा अभियान जहांगीर द्वारा इसमें जाया गया था। इसके अलावा मेवाड़ मुगल संधि, जी हाँ, 5 फरवरी 1615 ईस्वी, ये ध्यान रखना, महाराणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। अमर सिंह ने संधि प्रस्ताव हरिदास झल्ला एवं शुभकर्ण के माध्यम से भेजा था। मेवाड़ मुगल संधि की कुछ शर्तें थी, जिसमें मेवाड़ी राजा चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवा पाएंगे, मेवाड़ी राजकुमारी का विवाह मुगलों से नहीं होगा, मेवाड़ी राजा मुगल दरबार नहीं जाएगा, सिर्फ राजकुमार ही जाएगा, मेवाड़ी राजा मुगलों को 3000 सैनिक सहायता प्रदान करेगा। जहांगीर ने राणा अमर सिंह और उनके पुत्र करण सिंह की आगरा में मूर्तियां स्थापित करवाई। राणा अमर सिंह संधि के बाद वर्तमान राजमहल झील के स्थान पर चले गए और अपना अंतिम जीवन इन्होंने वहीं बिताया था। अमर सिंह के समय चावंड में रागमाला का चित्रण किया गया था। रागमाला का जो चित्र है वो जिसका चित्रकार नसीरुद्दीन था। अमर सिंह की छतरी गंगो गांव आहड़ उदयपुर में बनी हुई है। अमर सिंह के बाद सभी महाराणाओं की छतरियां गंगो गांव में बनाई गई थी। अकबर ने शाहबाज खां को मेवाड़ पर आक्रमण करने हेतु 3 बार भेजा था। अकबर द्वारा मेवाड़ पर भेजा गया जो अंतिम सैनिक अभियान, जिसका नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा के द्वारा किया गया था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम मेवाड़ी राजकुमार था करण सिंह। इसके बाद मेवाड़ के शासक बने थे करण सिंह, जिनका शासनकाल 1620 से 1628 ईस्वी तक रहा था। ये अमर सिंह के पुत्र थे। मेवाड़ को पहली बार मुगल परगना के आधार पर करण सिंह ने विभाजित किया था। करण सिंह ने जग मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था और करण सिंह के समय ही पहली बार मुगल एवं मेवाड़ रियासत के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ था। शहजादा खुर्रम इनके समय मेवाड़ आया और जग मंदिर में ठहरा था। करण सिंह ने उदयपुर में कर्ण विलास महल, जनाना महल का निर्माण करवाया था और जहांगीर ने करण सिंह को 5000 का मनसब भी प्रदान किया था। फिर शासक बने थे महाराणा जगत सिंह प्रथम। 1628 से 1652 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। ये करण सिंह के पुत्र थे। जगत सिंह ने स्वर्ण का तुलादान करवाया था। ये दानी शासक के रूप में प्रसिद्ध माने जाते हैं। जगत सिंह ने चित्तौड़ के मरम्मत का कार्य शुरू करवाया था और जगत सिंह प्रथम ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मरम्मत करवाने के कारण यहाँ शाहजहाँ ने नाराज होकर मेवाड़ के टुकड़े कर दिए तथा 2 रियासतों का गठन किया था, जिसमें प्रतापगढ़ और शाहपुरा थी। जगत सिंह ने जग मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था और जगत सिंह के समय ही जगदीश मंदिर का निर्माण हुआ था, जिसे सपनों में बना मंदिर के नाम से भी जानते हैं। जगदीश मंदिर की सुरक्षा करते हुए नाहरजी बाहरट है वो शहीद हो गए थे। नौजूबाई है वो इनकी धाय माँ थी जगत सिंह की। इसके बाद महाराणा राज सिंह शासक बने थे। 1652 से 1680 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। जगत सिंह प्रथम के पुत्र थे महाराणा राज सिंह। महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ के जो अंतिम शक्तिशाली राजा थे महाराणा राज सिंह ही थे। राजपूताना के इतिहास के एकमात्र राजा जिन्होंने रत्नों का तुलादान करवाया था। राज सिंह ने औरंगजेब के पुत्र अकबर की सहायता करने के लिए मना कर दिया था और राज सिंह ने महाराणा मारवाड़ के जो राजा थे अजीत सिंह, जिनकी सहायता की थी।
इसके अलावा इन्होंने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया था, जिसने औरंगजेब से विवाह करना चाहता था। यही औरंगजेब और राज सिंह के मध्य नाराजगी का प्रथम कारण बना था। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी को जजिया कर लगाया था, जिसे राज सिंह ने देने से मना कर दिया और औरंगजेब और राज सिंह के मध्य ये दूसरा नाराजगी का कारण उस समय हुआ था। औरंगजेब ने वृंदावन के मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप राज सिंह ने श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण करवाया और यह औरंगजेब और राज सिंह के मध्य तीसरा नाराजगी का कारण माना जाता है। औरंगजेब द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण के समय जगदीश मंदिर की सुरक्षा करते हुए 20 मेवाड़ी सरदार शहीद हो गए। इसे इतिहास में माचा तोड़ युद्ध भी कहते हैं। सलूम्बर उदयपुर के चूड़ा रतन सिंह ने राज सिंह के पक्ष में युद्ध लड़ने जाते समय अपनी रानी सलह कंवर से निशानी मांगी। तब सलह कंवर ने अपना सिर काट दे दिया। तभी से एक कहावत प्रचलित है, चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छत्राणी। तो ये आपने ज़रूर सुनी होगी इसके बारे में। सेनानी जो पुस्तक है जिसकी रचना मेघराज मुकुल के द्वारा की गई थी। राज सिंह ने राजसमंद झील जो गोमती नदी के जल को रोककर बनाई गई थी, इसका निर्माण करवाया था राज सिंह ने, और राज सिंह ने ही राज प्रशस्ति की रचना करवाई थी। इसकी रचना की अगर बात की जाए तो इसके जो दरबारी कवि रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा की गई थी। राज सिंह के समय दिंगावर एवं तलवारों की गैर की शुरुआत है वो राज सिंह के समय ही हुई थी। महाराणा दिंगावर जो मारवाड़ की प्रसिद्ध है, तलवार की गैर जो मेनारिया उदयपुर की प्रसिद्ध है। महाराणा राज सिंह जो विजय कटकातु की उपाधि इनकी है। जी हाँ, महाराणा राज सिंह की उपाधि है विजय कटकातु। महाराणा राज सिंह ने टीका दौड़ का आयोजन करवाया था। जीवन के अंतिम समय में महाराणा को जहर दे दिया था, जिसे महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो गई थी। महाराणा राज सिंह के बाद मेवाड़ के चित्तौड़ के शासक बने थे महाराणा जय सिंह। 1680 से लेकर 1698 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। राज सिंह के पुत्र थे जय सिंह। इनका राज्याभिषेक कुरज गांव उदयपुर में हुआ था। महाराणा जय सिंह ने जयसमंद झील जो गोमती नदी के जल को रोककर निर्माण करवाया था। लखनऊ शहर भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जय सिंह ने उदयपुर में कृष्णा विहार नामक बाग भी लगाया था। इसके अलावा महाराणा अमर सिंह द्वितीय 1698 से 1710 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। जय सिंह के पुत्र थे अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय के समय मेवाड़, मारवाड़ तथा आमेर रियासतों के मध्य देबारी समझौता हुआ था। अमर सिंह द्वितीय के समय देबारी समझौता जो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह और आमेर के शासक स्वाई जय सिंह के मध्य हुआ था। अमर सिंह द्वितीय के समय मेवाड़, मारवाड़ तथा आमेर के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे। अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह स्वाई जय सिंह से किया तथा जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कंवरी का विवाह भी स्वाई जय सिंह से करवाया था। अमर सिंह ने मेवाड़ में पहली बार सामंतों तथा जागीरदारों के लिए नियम बनाए थे। इनके समय वीर दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ के सामंत के रूप में सेवाएं प्रदान की थी। वीर दुर्गादास राठौड़ को अमर सिंह ने रामपुरा की जागीर भेंट की थी। इसके बाद अगर बात की जाए तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से लेकर 1734 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। अमर सिंह द्वितीय के पुत्र थे महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय ने हुरडा सम्मेलन आयोजन करने की योजना बनाई थी और इन्होंने जगदीश मंदिर का पुनर्निर्माण तथा शीतला मंदिर का निर्माण करवाया था। सहेलियों की बाड़ी और वेदनाथ प्रशस्ति का भी निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। फिर शासक बने थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय। 1734 से 1741 तक इनका शासनकाल था। संग्राम सिंह द्वितीय के पुत्र थे महाराणा जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय के समय भीलवाड़ा में 17 जुलाई 1734, जी हाँ डेट आप याद रख लेना, 17 जुलाई 1734 हुरडा सम्मेलन का आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील में जगनिवास मंदिर का भी निर्माण करवाया था और जगत सिंह द्वितीय के समय मेवाड़ में पहली बार मराठों ने कर वसूला था। फिर शासक थे महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय। 1745 से 1754 ईस्वी तक शासनकाल था। महाराणा राज सिंह द्वितीय ये 1754 ईस्वी से 1761 तक रहे थे। फिर महाराणा अरी सिंह द्वितीय 1761 से 1778 तक इनका शासनकाल था। महाराणा हमीर सिंह 1778 से लेकर 1778 तक ये शासक रहे थे। महाराणा हमीर सिंह के मध्य मेवाड़ में मुस्लिम सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया। हमीर सिंह के समय मेवाड़ पर मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने आक्रमण किया। जी हाँ, बंदूक की नली के फटने के कारण हमीर सिंह का निधन हो गया था। फिर शासक बने थे महाराणा भीम सिंह। जी हाँ, भीम सिंह जो 1778 से लेकर 1828 ईस्वी तक शासक रहे थे। ये दानी शासक के रूप में जाने जाते थे। भीम सिंह की जो पुत्री थी कृष्णा कुमारी, जिसके विवाह के कारण 1807 ईस्वी में मारवाड़ के जो शासक थे महाराजा
मान सिंह और जयपुर के नरेश जगत सिंह द्वितीय के मध्य गिंगोली का युद्ध नागौर में लड़ा गया था। अमीर खां पिंडारी के कहने पर कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था। भीम सिंह के समय 1818 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायक संधि हो गई थी भीम सिंह के समय। फिर महाराणा जवान सिंह 1828 से 1838 तक इनका शासनकाल रहा था। भीम सिंह के पुत्र थे। जवान सिंह के समय नेपाल के जो महाराजा राजेंद्र विक्रम शाह ने मेवाड़ की यात्रा की थी। इनके काल में मेवाड़ तथा नेपाल के मध्य पुनः संबंध स्थापित हो गए थे जवान सिंह के शासनकाल में। मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकण प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास है वो जवान सिंह के द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। डाकण प्रथा का जो प्रचलन है वो आदिवासी समाज में हुआ करता था। फिर शासक बने थे महाराणा सरदार सिंह। 1838 से 1842 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। बागौर के ठाकर शिवदान सिंह के पुत्र थे। सरदार सिंह ने गया बिहार में राणा जवान सिंह का श्राद्ध कार्यक्रम आयोजित करवाया था। फिर महाराणा स्वरूप सिंह शासक बने थे। 1842 से 1861 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। सरदार सिंह के पुत्र थे महाराणा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने 1853 ईस्वी में डाकण प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगवाया था और इन्होंने ही स्वरूप शाही सिक्के चलाए अपने नाम से। इन्होंने विजय स्तंभ की जो ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण भी महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। 1857 की जो क्रांति के समय स्वरूप सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और 1861 ईस्वी को स्वरूप सिंह जिन्होंने मेवाड़ में सती प्रथा पर रोक लगाई थी और इनकी जो मृत्यु है वो दासी एजाबाई सती हुई थी इनकी मृत्यु होने पर, और एजाबाई मेवाड़ में अंतिम सती थी। फिर शासक बने थे महाराणा शंभू सिंह। 1861 से लेकर 1874 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। स्वरूप सिंह के पुत्र थे महाराणा शंभू सिंह और इन्होंने अंग्रेज़ों ने इनको ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया का खिताब, स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। शंभू सिंह की मृत्यु पर कोई रानी दासी पासवान सती नहीं हुई थी। फिर शासक बने थे महाराणा सज्जन सिंह। 1874 से 1884 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। बागौर के ठाकुर शक्ति सिंह के पुत्र थे महाराणा सज्जन सिंह। ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी थी। अंग्रेज़ों ने ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का खिताब महाराणा सज्जन सिंह को दिया था। श्यामल दास इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास पर वीर विनोद नामक ग्रंथ लिखा था। तो श्यामल दास का ग्रंथ आपको जरूर याद है। सज्जन सिंह ने 1876 ईस्वी में सज्जन कीर्ति सुधारक प्रकाशन शुरू करवाया था और इन्हीं के समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। फिर शासक बने थे महाराणा फतेह सिंह। 1824 से 1929 तक इनका शासनकाल था। सज्जन सिंह के ये पुत्र थे। फतेह सिंह के समय 1899 ईस्वी को छप्पनिया अकाल पड़ा था। विक्रम संवत 1956 में ये अकाल पड़ा था, छप्पनिया अकाल। 1903 ईस्वी को एडवर्ड सप्तम के दिल्ली दरबार में भाग लेने जा रहे थे, तब केसरी सिंह बारट ने 13 सोरठे महाराणा फतेह सिंह को भेजे थे जिन्हें चेतावनी राज चुंगटिया भी कहा जाता है। फिर शासक बने थे महाराणा भूपाल सिंह। ये फतेह सिंह के पुत्र थे। संयुक्त राजस्थान जो 18 अप्रैल 1948 को ये राज प्रमुख बनाए गए थे और राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख बने थे महाराणा भूपाल सिंह। एकीकरण के समय एकमात्र अपाहिज व्यक्ति भी थे। ये मेवाड़ के अंतिम महाराणा थे महाराणा भूपाल सिंह। उसके बाद अगर बात की जाए चित्तौड़गढ़ की कला और संस्कृति के बारे में, जी हाँ, मातृकुंडिया का जो मेला है वो राशमी चित्तौड़गढ़ में भरता है और यह मेला वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। मातृकुंडिया जो पवित्र स्थल जो पांडवों से संबंधित है और मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार, जी हाँ, मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया को कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत ने एक की आंदोलन की शुरुआत राशमी चित्तौड़ से की थी। इसके अलावा अगर बात की जाए जौहर का मेला, जी हाँ, जौहर मेला ये चित्तौड़गढ़ में भरता है। ये मेला चैत्र कृष्ण 11 को आयोजित किया जाता है और 1303 ईस्वी को रानी पद्मिनी द्वारा किया गया जौहर है और राजस्थान के इतिहास का ऐतिहासिक जौहर माना जाता है। सांवलिया सेठ का मेला ये मंडफिया चित्तौड़ में भरता है। इसके अलावा सांवलिया सेठ का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ला एकादशी को लगता है। सांवलिया सेठ को तस्करों का देवता भी कहते हैं, जी हाँ, चोर डाकू है, इन्हें बहुत मानते हैं। सांवलिया सेठ भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई है। यह मंदिर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। मीरा महोत्सव, इसका आयोजन भी चित्तौड़ में किया जाता है। अक्टूबर माह में मीरा महोत्सव आयोजित होता है। चित्तौड़ दुर्ग, जी हाँ, चित्तौड़गढ़ आप सभी को पता है, जिसे राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर और मालवा का प्रवेश द्वार और राजस्थान का दक्षिण द्वार आदि के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग और राजस्थान का प्रथम और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जो सहाय दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांगद ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था।
ह्यूज कैसन ने इस दुर्ग के बारे में लिखा है कि जैसे मैं किसी भीमकाय जहाज पर चल रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जिसमें श्रृंगार चंवरी जैन मंदिर, सतबीस देवरी जैन मंदिर भी है, ये भी संत रैदास की छतरी यहाँ स्थित है, जयमल फत्ता की छतरी बनी हुई है, गोरा बादल महल पद्मनी महल चित्तौड़ में स्थित है। इसके अलावा आहड़ा हिंगलू के महल, कुंभ श्याम मंदिर जो सूर्य मंदिर है ये भी यहाँ स्थित है। कालका माता का जो मंदिर है ये सूर्य मंदिर है, ये भी यहाँ पर स्थित है। झालावाड़ में स्थित 7 सहेलियों का मंदिर भी सूर्य मंदिर है और ओसिया में स्थित सूर्य मंदिर को राजस्थान का कोणार्क भी कहते हैं। फतेह प्रकाश ये संग्रहालय यहाँ पर स्थित है। विजय स्तंभ जो कीर्ति स्तंभ है ये भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कल्लाजी राठौड़ की छतरी भैरवपोल के पास यहाँ बनाई गई है। बाघ सिंह की छतरी, भामाशाह हवेली, चलफीर शाह की दरगाह और नौरंगजा पीर की दरगाह भी यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा अन्नपूर्णा जो माता का मंदिर है वो बाण माता मंदिर, ये भी राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग में बना हुआ है। नौलखा बुर्ज जो नौलखा भंडार ये भी चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। नौलखा से अगर बात की जाए तो नौलखा महल उदयपुर में है, नौलखा झील ये बूंदी में है, नौलखा बांध ये भी बूंदी में है, नौलखा बावड़ी ये डूंगरपुर में स्थित है, नौलखा तीर्थ पाली में, नौलखा मंदिर बना हुआ है ये भी पाली में, नौलखा कुंड ये भी पाली में बना हुआ है। इसके अलावा नौलखा दरवाज़ा ये रणथंभौर में बना है, नौलखा झालरा ये जोधपुर में, नौलखा दुर झालापाटन में बना हुआ है, नौलखा सरोवर अगर बात की जाए तो बारां में है और नौलखा बाग है वो भरतपुर में बना हुआ है। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन शासक जीजा शाह ने करवाया था और कवियों ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को स्वर्ग की सीढ़ी के नाम की उपमा दी है। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को इस दुर्ग की मरम्मत पर रोक लगा दी गई थी। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, जी हाँ भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ जिसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ जो राजस्थान का दूसरा जलदुर्ग माना जाता है, जल में बना हुआ है, इसके गागरोन को पहला माना जाता है। राजस्थान का दूसरा जलदुर्ग है वो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ को माना जाता है। विजय स्तंभ चित्तौड़, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 से 1448 ईस्वी तक विजय सिंह का निर्माण करवाया था। इसके प्रमुख शिल्पी विजय स्तंभ के जेता नापा पोमा और पूंजा थे। इसकी रचयिता अगर बात की जाए तो अत्रि भट्ट महेश भट्ट के द्वारा की गई थी। मंजिल 9 मंजिला विजय स्तंभ बनाया गया है। ऊंचाई 122 फीट है विजय स्तंभ की। इसकी तीसरी मंजिल पर अल्लाह लिखा हुआ है विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर। कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं विजय स्तंभ को। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश के नाम से भी जानते हैं। कुंभा का संगीत स्मारक जिसकी उपमा डॉक्टर सीमा राठौड़ के द्वारा दी गई है, विष्णु ध्वज के नाम से उपेंद्र नाथ डे ने संबोधित किया है। कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ कर्नल जेम्स टॉड ने बताया है। रोम के टार्जन टावर से तुलना फर्ग्यूसन के द्वारा विजय स्तंभ की गई है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध जो मालवा युद्ध के विजय की स्मृति में करवाया था। ये वर्तमान में राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है और इस पर भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया था। सारंगपुर के युद्ध में पराजित होने वाले महमूद खिलजी ने भी मालवा में 7 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। वहीं अगर बात की जाए विजय स्तंभ की तो राजस्थान का जो पहला विजय स्तंभ है वो समुद्रगुप्त द्वारा बयाना भरतपुर में बनाया था। अचलगढ़ का जो विजय स्तंभ है वो सिरोही में स्थित है। 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ आहुआ पाली में बना हुआ है। और 1965 के भारत पाक के युद्ध के संबंध में जो विजय स्तंभ है वो तनोट माता जैसलमेर में आप सभी को पता है। मंडोर का जो विजय स्तंभ है जोधपुर में है। इसका निर्माण प्रतिहार के शासक कक्कू जो प्रतिहारों का कर्ण के नाम से जानते हैं इनके द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा आशावरी माता का मंदिर ये निकुंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ पर 2 तिबरियों में बच्चे को निकालने पर असाध्य रोग ठीक हो जाता है। लकवा पीड़ित मरीजों का भी इलाज है वो आवरी माता या आशावरी माता के मंदिर में किया जाता है। बुट्टाटी धाम आपने जरूर सुना होगा, नागौर में चतुरदास जी महाराज का मंदिर है। भारतवर्ष में लकवा पीड़ित मरीजों का इलाज मंदिर में फेरी लगाने पर यहाँ से हो जाता है। मीराबाई का मंदिर ये भी राजस्थान के चित्तौड़ में है। इस मंदिर का निर्माण इंडो आर्य शैली जो नागर शैली में करवाया गया था। मीराबाई मंदिर। श्रृंगार चंवरी, इसका भी निर्माण महाराणा कुंभा के समय जैन वेलाक ने करवाया था। कुंभा की पुत्री रमाबाई की चंवरी है। रमाबाई को वागीश्वरी के नाम से भी जानते हैं और वागीश्वरी का शाब्दिक अर्थ सरस्वती होता है। यहाँ पर मेवाड़ी राजाओं का राज तिलक होता है श्रृंगार चंवरी में। इसके अलावा श्रृंगार चौकी जो मेवाड़ मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है, जहाँ पर मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक होता है। श्रृंगार बुर्ज अगर बात की जाए तो तारागढ़ अजमेर में स्थित है और श्रृंगार महल है ये आमेर जयपुर में स्थित है। श्रृंगार देवी जोधा की पुत्री थी जिन्होंने चित्तौड़ में गोशुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था।
फतेह प्रकाश संग्रहालय ये भी राजस्थान के चित्तौड़ में है और चित्तौड़ का सबसे बड़ा संग्रहालय है फतेह प्रकाश संग्रहालय। तुर्रा कलंगी ख्याल ये गोसुंडी चित्तौड़ की है। ये संगीत लोकनाट्य है तुर्रा कलंगी ख्याल। इसमें हिंदू मुस्लिम कलाकार शामिल होते हैं। इस ख्याल की शुरुआत चंदेरी मध्य प्रदेश से हुई थी और इसकी शुरुआत तुकनगीर एवं शाह अली नामक कलाकार के द्वारा की गई थी। इस ख्याल का संबंध भगवान शिव पार्वती से है। राजस्थान में इस ख्याल की जो कला की शुरुआत है वो शेरडू सिंह और हमीद बेग के द्वारा की गई थी। इस लोकनाट्य में चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कोमल कोठारी, जी हाँ, कपासन चित्तौड़ से इनका संबंध है। कोमल कोठारी भारत सरकार द्वारा कोमल कोठारी 1983 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। इनका संबंध रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर से है। रूपायन संस्थान के प्रथम निदेशक थे कोमल कोठारी। गोशुंडी का शिलालेख ये भी राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है। यह शिलालेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था और यहाँ पर सर्वप्रथम वैष्णव धर्म की जानकारी देखने को मिलती है। बेंगू किसान आंदोलन बेंगू चित्तौड़ में हुआ था। बेंगू चित्तौड़ का एक ठिकाना था। बेंगू में धाकड़ जाति के किसान इस आंदोलन में शामिल हुए थे। ये किसान आंदोलन 1921 से 1925 ईस्वी तक चला था। बेंगू में इस आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। यह आंदोलन का मुख्य कारण बढ़ी हुई लगान की कर की जो दरों में विरोध करना था, दरों के लिए विरोध करना था। 1923 ईस्वी में मिस्टर ट्रेंच के आदेश के अनुसार गोलीबारी की गई थी, जिसमें रूपाजी और कृपाजी नामक 2 किसान शहीद भी हुए थे। 1925 में बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हो गया था, जिसको मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने बोशोल्विक समझौता की संज्ञा दी थी। खाट आंदोलन ये भी चित्तौड़ में हुआ था। इस आंदोलन में निम्न जाति के लोगों द्वारा उच्च जाति के बराबर दर्जा प्राप्त करने हेतु आंदोलन चलाया गया था। अब बात की जाए चित्तौड़ के भूगोल के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चित्तौड़गढ़ का मैप है। RJ09 है वो चित्तौड़ का परिवहन कोड है। तहसील की अगर बात की जाए तो प्रमुख इसमें तहसील है चित्तौड़ की रश्मि, गंगरार, बेंगू, रावतबाटा, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, बदसेर, कपासन, डूंगला, बड़ी सादरी ये इनकी प्रमुख तहसील है। वहीं अगर बात की जाए चित्तौड़ के शुभंकर की तो चौसिंगा है वो चित्तौड़गढ़ का शुभंकर है। चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। 26 जनवरी 2008 को चित्तौड़ का विभाजन करते हुए प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था। चित्तौड़ है वो भौगोलिक दृष्टि से 2 भागों में विभाजित है। चंबल नदी की अगर बात की जाए तो इसका उद्गम भी जनापा पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है, लेकिन राजस्थान में प्रवेश है वो 84गढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करती है चंबल नदी। चंबल नदी का उपनाम कामधेनु, सदावाहिनी, चरणवती भी कहते हैं। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है चंबल नदी। चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज है वो कोटा में बना हुआ है। इस नदी पर भैंसरोडगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात है वो बनाया गया था और राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात है जो चूलिया जलप्रपात है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन चंबल नदी के माध्यम से होता है। चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यह अभयारण्य चंबल और बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है। घड़ियाल इस अभयारण्य की अनुपम धरोहर है। इसके अलावा मांगरोल चित्तौड़, जहाँ पर सफ़ेद सीमेंट उत्पादन हेतु मांगरोल चित्तौड़ प्रसिद्ध है। यहाँ पर दशहरा मेला भी भरता है मांगरोल चित्तौड़ में। राजस्थान का प्रसिद्ध दशहरा मेला कोटा में भरता है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। बस्सी चित्तौड़ जो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, बस्सी चित्तौड़, और काष्ठ कला के जो जनक है वो प्रभात जी सुतार थे, तो यहाँ से क्वेश्चन है वो काफ़ी बार आता है। इसके अलावा बस्सी अभयारण्य ये भी राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है। इस अभयारण्य में अरावली और विंध्याचल की जो पर्वतमालाओं के संगम पर स्थित है बस्सी अभयारण्य। यह अभयारण्य ब्राह्मणी और ओराई नदियों के संगम पर स्थित है। जंगली बाघों के विचरण के लिए भी बस्सी अभयारण्य काफ़ी प्रसिद्ध है। अकोला चित्तौड़गढ़ जो रंगाई छपाई हेतु प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़गढ़, यहाँ की आजम प्रिंट है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। बस्सी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। इसके अलावा चंदेरिया चित्तौड़ जो एशिया का सबसे बड़ा जिंक सिमुलेटर कारखाना स्थापित यहाँ पर किया गया था। कपासन ये भी राजस्थान के चित्तौड़ में है और यहाँ पर राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का कारखाना स्थापित किया गया है कपासन में। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए रावतबाटा की, तो रावतबाटा परमाणु संयंत्र है। ये रावतबाटा स्थित है चित्तौड़ में। देश का दूसरा परमाणु बिजली संयंत्र है रावतबाटा। देश का पहला परमाणु बिजली संयंत्र तारापुरा महाराष्ट्र में स्थित है।
भारी औद्योगिकी पर आधारित यह देश का प्रथम परमाणु बिजली घर संयंत्र है रावतभाटा। निम्बाहेड़ा, जी हाँ, निम्बाहेड़ा भी चित्तौड़ में स्थित है। यहाँ पर सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है निम्बाहेड़ा में। राज्य में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ में ही किया जाता है। राणा प्रताप सागर बांध, ये रावतभाटा चित्तौड़ में स्थित है। ये चंबल नदी पर बना हुआ बांध है राणा प्रताप सागर बांध, और भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बांध है। चित्तौड़गढ़ जिले का जो परिवहन कोड है वो RJ09 है। तो दोस्तों, ये थी चित्तौड़गढ़ जिले से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, जिसमें हमने जाना इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, साथ ही साथ चित्तौड़गढ़ से जुड़े राजस्थान करंट अफेयर्स को। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।